नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम चंदू था। चंदू बड़ा ही चतुर और चालाक था। उसकी पत्नी उधर उतनी ही मूर्ख थी। चंदू जो था गांव के साहूकार के पास काम किया करता था। एक दिन जब वह अपने काम पर जा रहा था तब रास्ते में उसने कुएं पर खड़ी कुछ औरतों को बातें करते सुना। उसके मन में आई कि मैं इनकी बातें सुनूं कि ये क्या कह रही हैं। वह कुएं के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। वे औरतें आपस में अपने घर वालों की ससुराल वालों की बुराइयां कर रही थी। चंदू ने कहा कि इसलिए इन औरतों को इतना समय पानी ले जाने में लगता है। ये एक दूसरे की चुगलियां करती रहती है। यह कहकर वह साहूकार के पास चला गया। शाम को वह घर लौट आया। दूसरे दिन फिर वह जब कुएं के पास से गुजर रहा था तब उसने फिर सोचा कि आज फिर वह उनकी बातें सुने। वह कुएं के पीछे छिप गया। वहाँ कई औरतें आकर पानी भरने लगी। इतनी ही देर में चंदू क्या देखता है कि उसकी पत्नी भी वहाँ पर आई, पर उसकी पत्नी के हाथ में जो था मिठाइयों का थाल था। यह देखकर चंदू हैरान हो गया कि यह कुएं पर मिठाई किस लिए लेकर आई है। वह इस बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर में नाई की पत्नी जो है कुएं पर आ गई। फिर वह कुएं से प्रार्थना करने लगी कि अगर आप मेरे पति को अंधा कर दे तो मैं आपको बर्फी पेड़ों का भोग लगाऊंगी। और थाल से भरी बर्फी पेड़े जो थे कुएं में डालकर वापस चली जाती है। चंदू ने जब ये सुना तो वह हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसे अंधा क्यों करना चाहती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह काम पर चला गया। शाम को यही सोचते सोचते घर वापस लौटा आया कि वह उसे अंधा क्यों करना चाहती है। जब वह घर लौटा तो ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि वह पता लगाना चाहता था कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों चाहती है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, क्या पता आज शाम को मुझे क्या हुआ, मुझे दिखना धीरे धीरे कम हो रहा है। तब उसकी पत्नी मन ही मन बड़ी खुश होती है। चंदू उसके चेहरे के भावों को पढ़ लेता है कि वह बहुत खुश है। यह सुनकर फिर उसकी पत्नी अपने नन के भाव को रोकते हुए कहती है कि क्या पता कोई जहरीला जानवर आपकी आंख में चला गया हो और आपको पता नहीं चला हो, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोई बात नहीं, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। चंदू के लिए उसकी पत्नी ने खाना लगाया। खाना खाकर चंदू ने कहा कि सुनो, मेरी खाट जो है दूसरे कमरे में डाल देना। कहीं तुम्हें भी यह बीमारी लग गई तो हम दोनों ही अंधे हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है। वह दूसरे कमरे में चंदू की चारपाई बिछा देती है और चंदू वहाँ जाकर लेट जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे बहुत जोरों से नींद आ रही हो, पर वह झूठ मूठ में आंखें बंद किए हुए था। चंदू की पत्नी सोचती है कि चंदू तो सो गया। फिर वह जो दरवाज़ा था वह खोलती है। दरवाजे पर साहूकार खड़ा था। साहूकार कहता है कि तुमने आज दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तब चंदू की पत्नी कहती है कि आज जो है चंदू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस उसी की खातिरदारी में लगी हुई थी। कुएं ने मेरी प्रार्थना शायद सुन ली है। आज सुबह ही मैंने
चंदू के अंधे होने की प्रार्थना कुएं पर की थी। यह सुनकर साहूकार बड़ा खुश होता है। वह कहता है कि यह तो हमारे लिए और भी अच्छा है। अब तो चाहे वह घर में हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह हमें देख नहीं सकता। फिर वह चुपके से साहूकार को अपने दूसरे कमरे में ले जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती है। चंदू यह सब देख रहा था। फिर जब वे आपस में बातें करते हैं, चंदू की पत्नी कहती हैं, मेरे पति को दिखाई ही कम देता है, सुनाई तो अच्छे से देता है, तुम आराम से बातें करो। चंदू ये सब बातें सुन रहा था। फिर वह जोर से एक बर्तन गिराता है। तब उसकी पत्नी कहती है, कौन है? चंदू कहता है कि भाग्यवान, मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मैं चंदू हूँ, पानी पीने आया था, तुम पानी रखना तो भूल ही गई। चंदू की पत्नी कहती है, आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ। चंदू ने देखा कि उसकी पत्नी के कमरे में साहूकार बैठा था। आ, फिर वह उस अपनी पत्नी की बात न सुनते हुए उसी के कमरे में पहुंच जाता है। चंदू की पत्नी घबरा जाती है और साहूकार भी घबरा जाता है। फिर वह धीरे से साहूकार से कहती है कि चिंता मत कीजिए, चंदू आपको देख नहीं सकता। पर जो चंदू था वो उन दोनों के इशारों को देख रहा था। फिर वह जा कर पलंग पर बैठ जाता है। वहीं पर साहूकार बैठा था, उसकी पत्नी जो थी वो खड़ी थी। फिर वह साहूकार के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि भाग्यवान, तुम्हारी पिंडियाँ इतनी मोटी कैसे हो गई और इन पर इतने लंबे लंबे बाल एक ही दिन में कैसे उग आए। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप भी कैसी बातें करते हैं, आपने कितने दिनों में मेरे पैरों पर हाथ लगाया है, ये तो बहुत दिनों से थे, आपको पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि मैं हर वक्त साड़ी पहने रहती हूँ। तब वह कहता है कि अच्छा। वह उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि वह देख सकता था। फिर वह साहूकार के मुंह पर हाथ लगाता है। साहूकार ये सोच रहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर जो चंदू था सब देख रहा था। मुंह पर हाथ लगते ही साहूकार डर जाता है। फिर चंदू कहता है कि भाग्यवान, ये क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना पिचका हुआ कैसे है? फिर और हाथ फेरता है तो उसके हाथ में साहूकार की मूछ लगती है और दाढ़ी भी। फिर चंदू कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया, तुम्हारे मुंह पर तो दाढ़ी और मूछ भी उगाई एक ही दिन में। क्या कोई ऐसा जिनावर तुम्हें भी लड़ गया है जिससे तुम्हारे भी दाढ़ी मूछ उगाई हैं? तब चंदू की पत्नी कहती है कि पता नहीं, मुझे भी किसी जिनावर ने आज काट लिया था, जिसकी वजह से ये दाढ़ी और मूछ मेरे चेहरे पर आ गई है। यह सुनते ही चंदू जो था झल्ला उठता है और कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, मुझे सब दिखाई देता है। चंदू के इतने कहने पर उसकी पत्नी के और साहूकार के होश उड़ जाते हैं। वह चंदू अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, फिर भी तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करती रही और मुझे अब तक पता नहीं चला। अगर मैं आज अंधे होने का नाटक नहीं करता तो मुझे आज भी इन सब बातों का पता नहीं चलता। मुझे ये भी पता है कि तुम जो है कुएं पर जाकर ये प्रार्थना करके आई थी कि मैं अंधा हो जाऊं, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था कि
यह जानने के लिए तुम मुझे अंधा क्यों बनाना चाहती हो। आज मुझे सब कुछ पता पड़ गया। वह उस साहूकार को पीटने लगा और अपनी पत्नी से भी बुरा भला कहने लगा। फिर जो चंदू था उसने साहूकार का देखते ही देखते गला दबा दिया। साहूकार वहीं मर गया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। वह अपनी पत्नी को भी मार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद चंदू सोचता है कि लोगों को अगर इन दोनों की लाश मेरे घर से मिलेगी तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वह चालाक था। वह अपनी पत्नी को ले जाकर खेतों में डरावे की जगह खड़ी कर देता है। उस समय फसलों को खाने के लिए रात में जानवर घूमा करते थे तो लोग पहरा दिया करते थे। वह लोगों से बचता बचाता अपनी पत्नी को वहां खड़ा करके आ जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर जब लोग खेत में पहरा देने आते हैं तो उस डरावे को वो जानवर समझकर उसे लाठियों से पीटने लगते हैं। और जो साहूकार था उसे भी चंदू उसके घर में छोड़कर जब आता है तो रात बहुत हो गई थी। आवाज़ लगाता है कि सुनो सेठानी, अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लग रहा है कि मेरी ये आखिरी सांसें चल रही है। तुम किसके सहारे रहोगी मेरे बाद? तुम एक काम करना, चंदू नाई से शादी कर लेना। यह कहकर चंदू जो है अपने घर वापस आकर सो जाता है। सुबह जब होती है तो लोगों को खेत में लाश मिलती है। वह चंदू नाई की पत्नी थी। चंदू भी मौके पर पहुंच जाता है और लोगों से कहता है कि तुमने रात में जानवर समझकर मेरी पत्नी की जान ले ली। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लोग उससे विनती करते हैं। वह कहता है कि मैं थानेदार के पास जाऊँगा। लोग कहते हैं कि तुम थानेदार के पास मत जाना। गांव के लोग 5,000 रुपये इकट्ठा करके चंदू को दे देते हैं और कहते हैं कि इस मामले को यहीं दबा दो। चंदू कहता है कि ठीक है। चंदू को तो सब पता था। अब वह अपने घर आ जाता है। उधर जो था साहूकार मरा जब सुबह कमरे में मिलता है तो उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब उसके घर का नौकर कहता है कि मालकिन, मैंने कल रात सेठ जी की आवाज़ सुनी थी। वे कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद तुम चंदू नाई से शादी कर लेना। फिर जो सेठानी थी वो कहती है कि तुम चंदू नाई को बुला कर लाओ। चंदू नाई घर आ जाता है। सेठ का जो नौकर था वह चंदू से वह बात कहता है कि सेठ जी ने कहा था अगर मैं मर जाऊं तो तुम चंदू नाई से सिठानी शादी कर लेगी। पर सिठानी को उसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी। वह कहती है कि मैं तुम चंदू नाई से शादी तभी करूँगी जब वे 21 लोमड़ियों की लाश बिछा दे, तभी उन पर चढ़कर मैं उसके घर जाऊँगी। चंदू नाई कहता है कि ठीक है, मैं 21 लोमड़ियों की लाश बिछा दूंगा, उस पर चढ़कर ही आप मेरे घर दुल्हन बनकर आएंगी। वह उसकी बात मान लेता है। चंदू नाई जो था बड़ा चतुर और चालाक था। वह जंगल में जाकर एक ज़मीन में गहरा गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा बहुत गहरा हो गया था। वहाँ से लोमड़ियों का एक झुंड गुजर रहा था और खुशकिस्मती से वे पूरी 21 लोमड़ियाँ थी। जब गड्ढा खोदते हुए चंदू को देखती हैं तो वहाँ सारी इकट्ठी हो जाती हैं और कहती हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। चंदू कहता है कि मुझे पता चला है कि आज
शाम को जो है आसमान नीचे गिर जाएगा और सब दब के मर जाएंगे, इसलिए मैं ये गड्ढा खोद रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर हूँगा तो मैं नहीं मरूँगा। लोमड़ियाँ समझती हैं कि सही में आसमान नीचे गिर जाएगा। वह चंदू से कहती है कि भाई हमें भी इस गड्ढे में छुपा लो, हम भी मरना नहीं चाहती हैं। चंदू कहता है कि तुम कहती हो तो ठीक है। चंदू गड्ढे से बाहर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम एक एक करके सभी इस गड्ढे में छुप जाओ। सभी जो 21 लोमड़ियाँ थी वो गड्ढे में छुप जाती हैं। जो वो जो चंदू है उसे गड्ढे को घास फूस से ढक देता है। फिर थोड़ी दूरी पर जाकर एक बड़ा सा पत्थर जमीन पर जोर से गिराता है, ऐसा दिखाने के लिए कि आसमान नीचे गिर गया है। उसकी आवाज़ जब लोमड़ियाँ सुनती है तो उन्हें लगता है कि सही में आसमान नीचे गिर गया है। फिर चंदू उस गड्ढे के पास आता है और उन लोमड़ियों से कहता है कि अब तुम सब बाहर आ सकती हो। आसमान जो है कहीं दूर नीचे गिरा है, अब तुम सुरक्षित हो, एक एक करके बाहर आ जाओ। गड्ढा बड़ा गहरा था, लोमड़ियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने चंदू से कहा कि भाई हमें कोई रस्सी दे दो जिसे पकड़कर हम बाहर आ जाएं। चंदू बड़ा चालाक था, वह रस्सी में इस तरह से गांठ लगाता है कि जो भी उस फांसी के फंदे की तरह थी, जैसे ही वह खींचे तो इसमें फंसे हुए आदमी की जान चली जाए। अब चंदू जो था रस्सी जो गड्ढा है उसमें फेंक देता है और कहता है कि ये जो जहाँ पर गांठ लगी हुई है उस फंदे को अपने गले में एक डाल लो और फिर मैं तुम्हें खींच लूँगा। एक लोमड़ी ने अपनी गर्दन उस फंदे में डाली और जैसे ही चंदू ने ऊपर की तरफ वह रस्सी खींची तो वो फंदा लोमड़ी की गर्दन दबाता चला गया। इस तरह से लोमड़ी मर गई। इस तरह से करते करते चंदू ने 20 लोमड़ियों को बाहर निकाल लिया, पर जो 21वीं लोमड़ी थी वह यह सोचने लगी कि जब 20 लोमड़ियाँ बाहर निकल गई हैं तो उनमें से एक भी उसे दिखाई नहीं दी। ये जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे तो उसकी साथी थी, उसे निकालने में मदद तो जरूर करती, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब वह चंदू से कहती है कि मेरी बाकी साथी कहाँ हैं। चंदू कहता है कि वे सब तो चली गई हैं, बस तुम ही रह गई हो। इस फंदे को तुम भी अपने गले में डाल लो, फिर तुम भी बाहर आ जाओगी। वह सोचने लगती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वह फंदे को अपने पाँव में उलझा लेती है, गर्दन में नहीं डालती। जब वह बाहर आ जाती है तो मरी हुई लोमड़ियों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर वह चौंक जाती है और जल्दी से फंदा जो था रस्सी का वो पाँव से निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। अब जो चंदू था वो सोचने लगता है कि वह तो भाग गई, उसे कैसे पकड़ा जाए। एक ही परिवार की 21 लोमड़ियों की शर्त सिठानी ने रखी है, ये तो 20 ही हुई हैं। फिर थोड़ी दूरी पर एक शमशान था, वहाँ पर चंदू जो है चादर ओढ़कर लेट जाता है। वहीं से वो लोमड़ी जो भागी थी वो अपने पति और बच्चे के साथ शमशान के रास्ते से गुजर रही थी। तब उसका पति कहता है कि देखो वहाँ कोई मुर्दा पड़ा है, चलो हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया। अब वह लोमड़ी कहती है कि यह ज़रूर वही आदमी है जिसने मेरी सभी साथियों को मार दिया है, यह जीवित है, मरा नहीं हुआ है। उसका पति कहता है कि तुम तो व्यर्थ में ही शक करती रहती हो। वह मरा हुआ है, हमारे लिए खाना है, चलो चलते हैं। वह उससे कहती है कि मत जाओ, ये वही आदमी मुझे लग रहा है।
यह जीवित है, मरा नहीं है, पर उसका पति उसकी बात नहीं मानता और उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंच जाता है, चंदू जो है एक रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देता है, वह वहीं मर जाता है। यह देखकर जो लोमड़ी थी वो अपने बच्चे को लेकर वापस भाग जाती है। अब जो 21 लोमड़ियाँ थी वो पूरी हो चुकी थी। चंदू जो है 21 लोमड़ियों को रस्सी में बांध कर घिसड़ाते हुए सेठानी के पास ले जाता है और कहता है कि ये देखिए, पूरी 21 लोमड़ी हैं और एक ही परिवार की हैं। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं होगा, अब तो आप मुझसे शादी कर सकती हैं। सेठानी यह देखकर हैरान थी कि यह 21 लोमड़ियों को कैसे ले आया। वह जान गई कि यह बहुत चतुर और चालाक है। अब सेठानी जो है चंदू नाई से शादी कर लेती है। चंदू नाई सेठानी के घर में ही रहने लगता है बड़े मौज से। अब किसी बात की उसे चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सेठ के घर बहुत दौलत थी जो उसके मरने के बाद अब चंदू और उसकी पत्नी जो सिठानी थी उसी की थी। इस तरह से चालाक चंदू ने पत्नी भी पाली और धन दौलत भी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।